प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की गणित में त्रिभुज वाले अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। तो त्रिभुज वाले चैप्टर में हम समझेंगे कुछ बेसिक परिभाषाएं, जैसे त्रिभुज क्या है। त्रिभुज बच्चों हम जानते हैं, त्रिभुज एक समतलीय आकृति है जो 3 रेखाखंडों से निर्मित होती है और बंद आकृति है, इसलिए एक बहुभुज है। 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। इसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये चीज़ें हमको बेसिक पहले से ही पता है। इसके अलावा वर्गीकरण इसका 2 प्रकार से किया जाता है बच्चों, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं की जो माप होगी त्रिभुज की वो अलग अलग होगी, जैसे चित्र में आपको दिख रहा है। समद्विबाहु में 2 बराबर भुजाएं होंगी, द्वि का मतलब 2, तो ये और ये बराबर है और ये तीसरी अलग है। ऐसे समबाहु में तीनों बराबर भुजाएं होंगी। और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं बच्चों। पहला न्यून कोण त्रिभुज, तो इसमें कम से कम एक कोण हमारा, तीनों कोण जो होंगे हमारे न्यून कोण होंगे, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज में कम से कम एक कोण हमारा अधिक कोण होना चाहिए, अन्य 2 कोण इसमें भी न्यून कोण होंगे। समकोण त्रिभुज बच्चों 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, तो इसलिए जिस त्रिभुज का एक कोण कोई सा भी 90 डिग्री का होगा उसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास सर्वांग सम आकृतियां आती है बच्चों, जिसको हम कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं। तो सर्वांग सम का मतलब होता है दो आकृतियां ऐसी हैं जो आपस में समान हैं। तो त्रिभुजों के लिए हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज की सभी भुजाएं और सभी कोणों की माप क्या होगी, बराबर होगी, तो उसको हम सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे। और फिर आता है समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज में भुजाएं जो होंगी वो अनुपात में होंगी, समानुपाती होंगी और संगत कोण हमेशा समान होंगे। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और जो भुजाएं हैं बनने वाली वो समानुपाती हो, तो उनको समरूप त्रिभुज कहा जाता है। तो ये समरूप त्रिभुज की परिभाषा हम देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर्वांग समता के प्रकार होते हैं अलग अलग। जब दो कोण और एक भुजा, उनके संगत में एक भुजा अन्य किसी त्रिभुज के दो कोण और भुजा के अनुपात में होगी, तो उसको हम ए एस यानी कि कोण कोण भुजा, ए का मतलब है एंगल, इसको हिंदी में हम कोण कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल एस समरूपता, सर्वांग समता हम कह सकते हैं इसको। सर्वांग समता के प्रकार की बात हो रही है। ऐसी एक आर एच एस सर्वांग समता होती है। आर मतलब राइट एंगल, तो समकोण, और उसके साथ एच मतलब हाइपोटेनियस जिसको कर्ण कहते हैं, एस मतलब साइड जिसको हम भुजा कहते हैं, बराबर होगी जिस त्रिभुजों में दो, तो उसको हम आर एच एस सर्वांग समता कहेंगे। तो चित्र में हम देख सकते हैं ये समकोण त्रिभुज की पहचान है। ये समकोण है, ये समकोण, और ये हाइपोटेनियस, दोनों का 8-8 सेंटीमीटर है। ये अन्य जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ये आर एच एस सर्वांग समता है। तो हमने पीछे भी ये कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देख लिए थे अभी, तो इनकी परिभाषा दी गई है, इनको हम डिटेल में यहाँ से समझ सकते हैं। न्यून कोण त्रिभुज क्या है, जिसमें जो सभी कोण होंगे तीनों वो न्यून कोण होंगे। और अधिक कोण त्रिभुज में कम से कम एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री से अधिक का होगा, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण में कम से कम एक कोण त्रिभुज में 90 डिग्री का होना चाहिए। फिर आते हैं हम बच्चों थेल्स प्रमेय में। देखो थेल्स प्रमेय क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास ये थेल्स प्रमेय की एक बेसिक परिभाषा दी गई है, इसको हम आगे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो थेल्स प्रमेय को हम यहाँ से समझेंगे। थेल्स ने देखो बच्चों एक प्रमेय दी, उनने कहा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाओं
जो होंगी वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो देखो बच्चों, ये हमने एक त्रिभुज लिया, उसके बीच से एक किसी तीसरी भुजा के समांतर हमने एक भुजा खींच दी जो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, डी और ई पर। यहाँ हमें चित्र में दिख रहा है। तो ये जो ए डी बट्टा बी डी और ए ई बट्टा ई सी होगा, ये अनुपात में होंगे। तो यही बात हमने आगे सिद्ध भी करनी है। तो हमारे पास ये जो कथन है, इस कथन को हम याद रखेंगे, तब जाकर के हम इसको आगे सिद्ध कर पाएंगे। तो आगे हम स्क्रॉल करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, समरूप हैं या नहीं है। तो हमारी जो थेल्स प्रमेय है उसको समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। तो उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को भी हमने किया है। तो देखिए यहाँ पर, इसको हम आगे भी देखेंगे, फिलहाल इसको स्किप कर लेते हैं। इसका हल हम चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्नावली 6.1 देख लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान हमें दिए गए हैं, इनको समझेंगे हम। कई बार पूछे जाते हैं। 1 नंबर पर हमसे कहा गया है सभी वृत्त होते हैं डॉट डॉट क्या सर्वांग सम या समरूप। देखो हमने परिभाषा में पढ़ा था, सर्वांग सम का मतलब है दो आकृतियां आपस में समान होंगी, मतलब उनकी दोनों की भुजाएं और दोनों के कोण आपस में बराबर होंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि सारे वृत्त सर्वांग सम होंगे। ठीक है, वृत्त दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, तो इसलिए उसको हम समरूप कहेंगे। तो यहाँ पर हम उत्तर सीरीज भी देख सकते हैं। तो समरूप का मतलब है भुजाओं का अनुपात और संगत कोण बराबर। सर्वांग सम का मतलब है दोनों, कोई सी भी दो आकृतियां होती हैं, त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, वो आपस में दोनों बराबर होनी चाहिए, कोण भी उनकी भुजाएं भी। लेकिन समरूप में कोण बराबर होंगे, संगत कोण, और उनकी भुजाएं अनुपात में होंगी। तो इसलिए सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं, समरूप हो सकते हैं। ऐसे ही सभी वर्ग भी समरूप होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे। और सभी त्रिभुज समरूप कौन से वाले त्रिभुज समरूप होंगे बच्चों? समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु और सम विषमबाहु में तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, समद्विबाहु में दो भुजाएं अलग अलग हैं। इसलिए संगत कोण की कंडीशन अगर नहीं है बराबर, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। इसलिए केवल एक ही सही है, जो समबाहु त्रिभुज है। चौथा है हमारे पास, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होनी चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका हल भी हम देख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी हम ले सकते हैं। तो आगे हमें दिया गया बच्चों, कुछ उदाहरण हमें बताने हैं, दो भिन्न भिन्न उदाहरण। एक समरूप आकृतियों के, एक जो समरूप नहीं है। देखो यहाँ पर हमारे पास उत्तर में दिया है 200 रुपये के नोट। ठीक है, तो ये समरूप हो सकते हैं। और दो 500 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के, तो इनमें समरूपता नहीं होगी अगर वो अलग अलग समय पर बने होंगे तो ऐसे ही हम सवाल करते हैं। तो इसमें हमें बताना है ये समरूप है या नहीं है। तो हम भुजाओं का अनुपात देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखो, ये दोनों आकृतियां समरूप क्यों नहीं है? हमें दिख रहा होगा आकृति जो दूसरी वाली है, इसमें सभी कोण क्या है? समकोण है। लेकिन पहली वाली आकृति में जो कोण है बच्चों, वो समकोण नहीं है, 90 डिग्री नहीं है। ये भुजाएं थोड़ा सा झुकी हुई है आपस में। तो इसलिए भुजाओं का अनुपात तो इसमें मिल रहा है, लेकिन कोण संगत बराबर नहीं है। इसलिए ये जो आकृतियां हैं, ये क्या है? समरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है संबंधित कोण समान नहीं है। तो इसलिए संबंधित कोण का बराबर होना जरूरी है समरूपता के लिए। ये हम पीछे समरूपता की कसौटियों में समझ चुके हैं। अब देखते हैं अगली प्रश्नावली हमारी है 6.2 बच्चों। यहाँ पर हमने जो समानुपातिकता प्रमेय अभी पढ़ी थी, थेल्स प्रमेय के आधार पर सिद्ध करना है और मान निकालना है। तो पहली आकृति में हमें नजर आ रहा है बच्चों, कुछ मान हमें दिए गए हैं, हमें ईसी का मान निकालना है। और इसमें हमें
दो में AD ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो हम आगे पहली आकृति को हल करते हैं। तो ये हमें दिया था और थेल्स प्रमेय से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया है। हमने कहा था जब हम किसी त्रिभुज के किसी अन्य भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं, दो दो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई जाती है और किसी तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो ये डी है BC के समांतर है बच्चों। तो AD बट्टा BD और AE बट्टा EC हो जाएगा, तो वही हमने यहाँ किया हुआ है। तो देखेंगे मान जिसका हमें दिया था रख दिया, जिसका नहीं दिया था उसको एज इट इज रहने दिया। तो उसके बाद हमने हल किया, C का 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। तो यहाँ पर ये इसने डायरेक्ट कर दिया इसको, तो यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है मुझे लग रहा है, ये 3 है यहाँ पर, तो इधर 2 नहीं 3 होगा नीचे। ठीक है, तो इसलिए 2 1 जा 2 नहीं, 3 1 जा 3 है। तो इसका इसमें भाग चला गया, 15 दूनी 30, C का मान आ गया। ऐसे ही दूसरी आकृति में बच्चों, वहाँ पर भी हमने समानुपातिकता की जो आधारभूत प्रमेय है उसको, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जो थ्योरम है हमारी, उससे हमने फंडामेंटल थ्योरम को लगा दिया है, तो हमारा EC भी ज्ञात हो गया है। तो काफ़ी इजी कंसेप्ट था इसमें, तो जो हमारे मान प्राप्त हो गए। अब हमें इस वाले में स्थितियों में बताना है कि ये जो स्थितियाँ हैं EF और QR इसमें समांतर है या नहीं है। तो इस पर भी हमने बेसिक जो हमारी प्रमेय थी थेल्स की उसी को लगाना है बच्चों। तो PQR त्रिभुज खींचना है, उसमें EF एक प्रतिच्छेदी भुजा बनानी है, जो इस प्रकार से हमारे पास थेल्स प्रमेय का सूत्र बनाएगी। तो इसमें अब हम मान रखेंगे, अगर ये मान बराबर आते हैं तो ये समांतर होगी, अन्यथा ये EF और QR समांतर नहीं होगा। तो देखो एक एक करके हम मान रखते हैं। देखो पहले में हमने रखा तो ये 13/10 आया, ये 2/3 आया, तो बराबर नहीं है बच्चों, इसलिए ये समांतर नहीं है लिखा हमने। ऐसे दूसरे में देखते हैं, तो दूसरे में देखो ये 8/9 8/9 दोनों मान बराबर आ चुके हैं, इसलिए ये इस कंडीशन में समांतर है। तो इस पर हमारे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से ये सत्य है। ऐसे ही तीसरे में हमने देखा बच्चों, यहाँ पर भी 9/64, यहाँ भी 9/64 आ गया है मान, तो इसलिए ये भी इस पर समानुपातिकता की प्रमेय का विलोम अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये समांतर होंगी EF और QR। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन भी हमारी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। हमें बताया गया है कि जो आकृति है LM समांतर है CB के, यानी कि ये है हमारा LM और ये है हमारा BC या CB, ये वाली भुजा LN ये वाला और ये CD ये समांतर हैं। तो इस कंडीशन में ये बनेगा, कह रहा है हमारी थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो सिद्ध करना बच्चे, तो सबसे पहले हमने देखा त्रिभुज ABC, जो ऊपर ऊपर का त्रिभुज है ABC और नीचे को हमारा है ADC। तो हम 1 बाय 1 त्रिभुज लेंगे, तो इसमें हमें ये दिया था, तो इसको हमने देखा। तो आधारभूत जो हमारी समानुपातिकता प्रमेय है, जिसको हम नॉर्मली थेल्स प्रमेय कहते हैं, उसके अनुसार हमारे पास इस त्रिभुज से ये चीज़ आ गई है। ठीक है, AM/BM AL/CL। तो ये हमारा AM है, ये BM है, और ये AL है, ये CL या LC जिसको कह सकते हैं। फिर सेम ऐसे ही हम त्रिभुज नीचे जो हमारा था ABC, उसमें भी हमने वही चीज़ देखी, समानुपातिकता प्रमेय से इसमें ये आ गया है। तो समीकरण 1 और 2 से देखो AL और CL ये कट जाएगा तुलना करने पर, तो हमारे पास ये बचेगा। तो इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे, तो ये BM/NT हो जाएगा और AN हो जाएगा। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। तो हमें लग रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ प्रिंट हो गया है क्वेश्चन में। तो असल में ये हमारे पास कुछ ऐसा है जो हमें सिद्ध करना है। तो AM/AB AN/AD ये सिद्ध करना था हमको। ठीक है, तो उसको मिस्टेक को आप NCERT बुक में भी देख सकते हैं, वो ये सिद्ध करना था। हमने वहाँ AM/AM लिख दिया है, तो ये AM/
ए बी होना था यहाँ पर, ठीक है, और इधर ए एन बट्टा ए डी, ठीक है। तो उसके बाद हमने दोनों तरफ वन ऐड करके इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एम और ए एम ए बी के बराबर है, एन डी और ए एन ए डी के बराबर है। तो इसको फिर से पलट देंगे तो ये बन जाएगा जो हमें सिद्ध करना था। काफ़ी इजी है कॉन्सेप्ट, ऐसे ही हम फोर्थ क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने केवल इसकी समांतर भुजाओं को देखना है, उसके बाद आधारभूत प्रमेय को लगा देना है। तो इसमें भी हम देखेंगे कुछ उभयनिष्ठ चीज हमारे पास बन रही है, बी ई बट्टा ई सी, बी बट्टा ई सी ये कट जाएगा तो हमारे पास केवल ये बचेगा, यही हमने सिद्ध करना था। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन इसका फिफ्थ भी करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में भी देखेंगे हम क्या क्या किसके समांतर है। ये ई डी ओ क्यू के समांतर है, ऐसे ही ये डी एफ ओ आर के समांतर है। तो वही हमें यहाँ पर दिया है। तो उससे हमारे पास पहले जो त्रिभुज हमारा था पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू से हमारे पास थेल्थ पर हमने लगाई, ये आ गया है पहली समीकरण। ऐसे ही पी ओ आर में हमने लगाया तो ये दोनों समांतर है डी एफ और ओ आर, तो यहाँ से हमारे पास ये प्राप्त हो गया। तो ये पी डी बट्टा डी ओ, पी डी बट्टा डी ओ दोनों में वनिष्ठ है, मतलब कि कॉमन है। तो तुलना करेंगे समीकरण एक और दो की, तो बच्चों ये पी डी और बट्टा डी ओ दोनों का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल पी बट्टा ए क्यू, पी एफ बट्टा एफ आर, यही हमने सिद्ध करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, और ये आधारभूत जो हमारी प्रमेय थी उसके विलोम से हमें पता लग गया। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो अक्सर हमारे पास पूछा जाता है, तो इनको भी हम करते रहेंगे। आगे हम स्किप करते हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये 7th नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ये केवल हमारे अभ्यास के लिए दिया गया है, इसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है खास। तो इसको हम कक्षा 9 में भी सिद्ध कर चुके हैं कह रहा है, तो इस पर हम नज़र मार सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम 8वीं में भी कुछ ऐसा ही है, इनको भी हम कर सकते हैं, हम 9th में पढ़ चुके हैं। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी और डी सी समांतर हैं, विकर्ण ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। हमें बताना है ए ओ बट्टा बी ओ, सी ओ बट्टा डी ओ। तो देखो हमने सबसे पहले ओ से ई तक एक समांतर रेखा खींच ली, जो हम थेल्थ प्रमेय से पढ़ चुके हैं किस प्रकार से हम त्रिभुज के किसी तीसरी भुजा के समांतर कोई भुजा खींचते हैं जो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है। तो हमें ए बी सी डी एक समलंब दिया हुआ है बच्चों, जिसमें ए बी समांतर है सी डी की, तो हम उसको सब दिया में लिख देंगे। यहाँ पर हमने लिखा दिया है हमें। तो ए सी बी डी एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, ये हमें चित्र में दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पर ए बी डी ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो इसमें हमारे पास समांतर ईओ के समांतर सी डी है, ठीक है। तो ईओ के समांतर सी डी को हम लेंगे तो उस कॉन्सेप्ट में ये हमारा ए ई बट्टा ई डी बनेगा थेल्थ प्रमेय से, और ए ओ बट्टा सी ओ बनेगा। तो जो हमें दिख रहा है ये ए ई है और ये सी डी है, ठीक है, और ये ई ओ है, ये इसका सी ओ है, यहाँ से सी ओ को या ओ सी को, ठीक है, ये ए ओ और ये ओ सी या सी ओ। उसके बाद देखो बच्चों आगे अगली समीकरण हम देखते हैं, अगला त्रिभुज इसकी का। तो ये ई ओ और सी डी जब अगर हमारे समांतर होंगे तो उस कंडीशन में ये बनेगा, और पहली कंडीशन में हम देख चुके हैं ये बनेगा, ठीक है। तो समीकरण 4 से हम तुलना करेंगे, ये मिस प्रिंट हो गया बच्चों, इसमें कुछ गायब हो गया है क्वेश्चन का आंसर। देखो ये वाला हम त्रिभुज लेंगे तो यहाँ से हमारा ये कॉमन आएगा ए ओ और सी ओ, ये ओ और सी ओ, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉमन जो था हमारा, इसको हम काट देंगे तो बचेगा केवल ये ए ओ बट्टा सी ओ, बी ओ बट्टा डी ओ, जो हमें सिद्ध करना था। तो इसको हम एकांतरानुपात लगाने की बात करेंगे, मतलब इनकी प्लेस चेंज कर दे, बी ओ सी ओ की जगह चला गया, सी ओ इधर आ गया, क्योंकि हमने ये सिद्ध करना था। तो सेम ऐसे ही बच्चों हमारा 10वां क्वेश्चन है, इस पर नज़र मारेंगे तो ऊपर जो छोटा था उसका भी हमें यहाँ आइडिया लग जाएगा। देखो ए ओ बट्टा सी ओ, ए ई बट्टा ई डी, ये सेम चीज़ है,
यहाँ पर हमारा इसमें भी वही एकांतरानुपात लगाएंगे हम, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम होंगी। ए ई बट्टा ई डी, ए बट्टा ई डी दोनों के लिए कॉमन होगा। ठीक है, त्रिभुज ए डी सी और ए बी डी, इन दोनों में ए बट्टा ई डी क्या है, कॉमन है, जो कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसको हम एकांतरानुपात से लगाएंगे तो ए ओ बट्टा बी ओ, सी ओ बट्टा डी ओ। तो अब यहाँ पर हमने सिद्ध ये करना है, तो ए ओ बट्टा हमारा ये सी ओ इसकी प्लेस पर आ गया, बी ओ इसकी प्लेस पर यहाँ चला गया। तो एक और दो की हम तुलना करेंगे, तो जो हमारा ए ई बट्टा ई डी था, इसमें सेम चीज के आगे ए ओ बट्टा सी ओ दोनों में सेम है, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा केवल ए ई बट्टा ई डी, ए ओ बट्टा सी ओ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमें सिद्ध करना है कि ये जो है भुजाएं जब अनुपात में होंगी तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ईओ जो होगा वो सी डी के समांतर होगा, ए भी सी डी के समांतर है। जब ये कंडीशन होगी तो कम से कम दो भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है, तो उसी को समलंब कहा जाता है। तो ये समलंब की परिभाषा है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अगला टॉपिक हम अगले नए वीडियो में बताएंगे इससे आगे का। तो तब तक के लिए नमस्कार।